साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और दर्शकों, आजकल खेतों में इतना अधिक केमिकल का यूज़ किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटते जा रही है और साथ ही साथ जिसका मानव जीवन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है जैविक खेती और बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शेखर सिंह बघेल जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब जो हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैविक खेती क्या होती है? जी हाँ, जैविक खेती जैसा कि जैविक के नाम से ही समझ में आता है कि जो खेतों में हमारे विभिन्न प्रकार के फसलों के बाद में जितना भी उसके वनस्पतिक जो मटेरियल बचता है उसका खेतों में इस्तेमाल करना और गोबर की खाद, केचुआ की खाद, इनका इस्तेमाल करके जो खेती की जाती है जिसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक जो सामान होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और खेती करते हैं, तो वो जैविक खेती कहलाती है। और जैविक खेती में प्रमुख रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो मानव है उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। जो आजकल सुनने में आता, चाहे और एक बात हो रही है आर्गेनिक खेती हो, जैविक खेती हो या प्राकृतिक खेती हो, इन सब खेती में कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं भी किसी प्रकार का रासायनिक जो केमिकल है उसका इस्तेमाल ना हो खेती में, ताकि मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव ना पड़े। तो सर, अगर हम बात करें जैविक खेती की, जैविक बायो फर्टिलाइज़र की, तो ये क्या होता है? जी हाँ, जैविक क्या होता है कि जब हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो खेतों में हमें चाहिए विभिन्न प्रकार के जैविक खादों की। और जैविक खाद में जैसे गोबर की खाद है या केंचुआ खाद है और अन्य प्रकार की जो हम खाद्य पदार्थ होते हैं ये उनको खेतों में हम खाद के रूप में तैयार करते हैं या कंपोस्ट खाद बनाते हैं, उतनी ज़्यादा मात्रा में उपलब्धता नहीं है। अब हमारे पास उपलब्धता नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका हमको सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ता है। तो इस विषय में जैव उर्वरक जो हैं जिन्हें बायो फर्टिलाइज़र या हम टीका भी कहते हैं, इनका इस्तेमाल करने की बात की जाती है। तो ये जैव उर्वरक जो हैं एक सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका प्राकृतिक रूप से आइसोलेशन करके या उनको यौगीकरण, जो नाइट्रोजन यौगीकरण करते हैं या फास्फोरस जो है उसको घुलनशील बनाते हैं या विभिन्न प्रकार के जिंक है या अन्य प्रकार के जो पोटेशियम है उसको कैसे घुलनशील बनाते हैं, ऐसे माइक्रोब्स को, जीवाणुओं को आइसोलेट करके और उसको खाद के रूप में विभिन्न प्रकार से तरल माध्यम से या फिर पाउडर के माध्यम से किसानों तक पहुंचाना और खेतों में डालने के लिए बताया जाता है। तो ये जैव उर्वरक कहलाते हैं। अब आई रबी की फसल, तो रबी की फसल में चने की फसल होती है, हमारी गेहूं की फसल होती है और गन्ना भी हमारा है। तो ये सब फसलें जो हैं, इन फसलों में भी विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब उद्यानिकी की फसलें हैं, तो जैसे सब्जी की फसलें हैं, तो इनके लिए भी अनेक बायो फर्टिलाइजर जैसे बायो फर्टिसॉल है, इसके अलावा सूडोमोनास है, इसका इस्तेमाल करने की बात करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के बायो फर्टिलाइजर हैं जो समय समय पर विभिन्न फसलों पर उनका इस्तेमाल करने की सलाह किसान भाइयों को देते हैं और जो विश्वविद्यालय में बहुत आसानी से उपलब्ध भी होता है। इसके अलावा जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होते हैं और अन्य कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं, तो वो हमारे यहाँ से वो जैव उर्वरकों का अपने यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं और किसानों को प्रदान करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से किसानों को जैव उर्वरक प्राप्त। तो सर, ये जैव उर्वरक जो है कहाँ से प्राप्त की जा सकती है आसानी से? आसानी से तो हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का जवाहर जैव उर्वरक केंद्र है, उसमें सभी प्रकार के जैव उर्वरक उपलब्ध होते हैं। वो किसान भाई वहाँ से अपना पहुँच कर और वहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा अगर वो ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से अगर वो संपर्क करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे सारे जो जैव उर्वरक हैं उनकी उपलब्धता होती है, वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सर, जैसा कि प्रमोट किया जा रहा है कि अधिक से अधिक जो है जैविक खेती की जा सके, तो इससे कहीं ना कहीं उत्पादन तो कम नहीं होता है? जी नहीं, ये एक प्रकार की भ्रांति है। लेकिन क्या होता है कि प्रारंभिक स्तर पे ज़रूर थोड़ा सा चूँकि हम किसी खाद को लगातार किसी चीज़ की आदत पड़ जाए और उसको थोड़ा सा रोकते हैं तो थोड़ा सा उसमें उत्पादन में कमी, लेकिन 1-2 वर्षों में हमारे उत्पादन को, अगर हमारी भूमि में वो सारे पोषक तत्वों की मात्रा धीरे धीरे हमने अगर उसको संतुलित कर लिया तो निश्चित रूप से फसलों की पैदावारी बहुत अच्छी होती है। और आज के समय में हमारे कई किसान हैं जो प्योरली जैविक खेती कर रहे हैं।
मतलब शुद्ध रूप से जैविक खेती करके, और जो रासायनिक खेती है उससे ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं। और 40-50 वर्षों पहले प्राकृतिक और जैविक खेती ही होती थी और अच्छा उत्पादन होता था, और हमारे किसान भाई बढ़िया उत्पादन लेकर उसका लाभ लेते थे। ये तो अभी धीरे धीरे इसके तरफ हमारी विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आ गई, और उन्होंने उसका उत्पादन लेने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल की लोगों को सलाह देना शुरू किया, जिसके कारण ये रासायनिक जो हमारे चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल हमारे किसान भाइयों ने किया। इसके पहले हमारे प्राकृतिक रूप से या जैविक रूप से जो चीज़ें होती थी उन्हीं का इस्तेमाल होता था। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे जिससे उत्पादन बहुत अच्छा हो? जी, मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती या हम नैसर्गिक खेती, इन सब की बात हो रही, तो ऐसे में जवाहर जैव उर्वरक जो है एक बेहतर विकल्प के रूप में है और सर्वोत्तम आदान है जैविक खेती के। इनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी लागत में कमी आएगी। दूसरी बात है वातावरण को नुकसान बहुत कम होगा। तीसरी बात है भूमि की जो गुणवत्ता है और उसकी ताकत है वो बढ़ेगी। चौथी बात है कि फसल की उत्पादकता, फसल की जो गुणवत्ता है, फसल में विभिन्न प्रकार के रोग या बीमारियां जो हैं उससे लड़ने की ताकत बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो अनावश्यक मात्रा में जो रासायनिक उर्वरक हैं या रासायनिक खादें डालते हैं उनकी कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे जो जैव उर्वरक हैं वो जैविक खेती में एक सर्वोत्तम आदान के रूप में कार्य करते हैं, और इनका लाभ हमारे किसान भाई लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको आय में बढ़ोतरी होती है और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि एक सभी लोगों के लिए सार्वभौमिक इसकी फ़ायदे हैं, चाहे वो प्रकृति को हो, उनके आय में हो, या हम कह सकते हैं उनके जो आर्थिक रूप से नुकसान होता है उसमें हो। तीसरी बात है जो हमारी भूमि है उसको भी फ़ायदा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो बघेल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि किसान भाइयों आपका भ्रम भी दूर हो चुका होगा कि केमिकल यूज़ करने से उत्पादन क्षमता बढ़ती है। आपने देखा और जाना कि किस तरह से जैविक खेती कर जो है आप अपनी फसलों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ा सकते हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी कायम रख सकते। दर्शकों, अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि गौरवम परमम धर्मयम, अर्थात कृषि गौरव परम धर्म है, मानव जीवन का आधार है। भारत निरंतर विकास के रथ पर और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। पिछले 9 वर्षों में देश अपने यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयां छू रहा है। कृषि क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिसमें लागत कम कर उत्पादन बढ़ाना, उच्च मूल्य वाली फसलों को प्राथमिकता देना, किसानों का जोखिम कम करना और किसानों की आय में वृद्धि करना शामिल है।
कृषि के महत्व को समझते हुए और किसानों के प्रति अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी सन 2019 को किसानों के लिए पीएम किसान योजना की शुरुआत की। नई उम्मीद, विश्वास और विकास का नया सूर्योदय हुआ। इस महत्वाकांक्षी योजना ने करोड़ों किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया है। बीते 9 वर्षों में जो नीतियां बदली हैं, निर्णय लिए गए हैं, उनसे क्या बदलाव आया है, ये आप अनुभव कर रहे हैं। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। बीते वर्षों में इस योजना द्वारा 3 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को 57,628 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। साल दर साल इस योजना से नए किसान जुड़े हैं और लाभान्वित हुए हैं। पीएम किसान योजना में सभी भूजोतधारी किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किश्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि से हमें काफ़ी फायदा हुआ है, क्योंकि हमें समय पे हमने अपने खेतों की जोताई वगैरह करी, हल वगैरह करे, फसल वगैरह बीज वगैरह बोए हमने, इससे हमें काफ़ी फायदा हुआ। इस योजना को पारदर्शी बनाने और आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए समय समय पर इसमें कई बदलाव किए गए हैं। लाभार्थियों को आधार से जोड़ा गया। KYC, लैंड रिकॉर्ड लिंकेज, फेस ऑथेंटिकेशन इसी की कड़ी हैं। किसान भाई बहन पीएम किसान मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। सेल्फ रजिस्ट्रेशन यानी स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं और नो योर स्टेटस से अपना स्टेटस देख सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और CSC के माध्यम से पीएम किसान लाभार्थियों के आधार से जुड़े खाते खोले गए हैं। साथ ही एक चैटबॉट बनाया गया है जिसमें किसान अपनी भाषा में पीएम किसान से संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हैं। आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प को पूरा करते हुए भारत सरकार ने किसानों को जानकारी और योजनाओं का लाभ देने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रॉप सर्वे, कृषि मैपर और वेदर इंफॉर्मेशन डेटा नेटवर्क सिस्टम यानी विंड्स के जैसे कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जो किसानों के जीवन को नई दिशा दे रहे हैं। मैंने अपने आधार के माध्यम से योजना के पंजीकरण करवाया था, तब से मुझे हर किस्त मिल रही है और मैं अपने किसानों के काम को और बेहतरीन बना पा रहा हूँ और मेरा परिवार खुश है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त का भुगतान 100% आधार आधारित पेमेंट माध्यमों से ही हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान की 14वीं किश्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि का डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया है। आज किसान भाई बहन आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बन खुशहाली की राह पर अग्रसर हैं। 9 वर्षों में कृषि क्षेत्र में बनाए नए कीर्तिमान, उन्नति और समृद्धि के पथ पर हैं किसान। आज हम बात करेंगे पशुपालन में पशुओं के प्रबंधन कार्य के बारे में। तो जैसा कि किसान भाई अगर खेती बाड़ी के साथ पशुपालन भी करें तो उन्हें ज़्यादा मुनाफा और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं। डॉक्टर वंदना यादव जी, कनिष्ठ वैज्ञानिक, सीहोर आर्य के कृषि महाविद्यालय सीहोर से। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। जैसा कि शीत ऋतु का समय चल रहा है, तो शीत ऋतु में हम पशुओं की किस तरह से देखभाल कर सकते हैं?
जी, तो इसमें हमें पशुओं का, खास करके जो हमारे बछड़े बछड़ियाँ हैं, उनका ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। इसमें कुछ प्रमुख बिंदुएं हैं जिन पे हम विचार कर सकते हैं, जैसे कि उनका आवास प्रबंधन, वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है इसमें। उसके बाद होता है आहार प्रबंधन, तीसरा होता है उनका स्वास्थ्य की देखभाल। अच्छे स्वास्थ्य होगा तभी हम अच्छा दूध उत्पादन जानवरों से ले पाएंगे। तो हम पहले बात करते हैं आवास प्रबंधन की। आवास में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जितनी भी खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं सर्दियों में, उनको हम कवर कर दें। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ खिड़कियां हैं, कुछ को कवर किया हुआ है, कुछ खुली हुई हैं। एक आध खिड़की जिससे कि जो जहरीली गैसें हैं उनका निकास होता रहे, वो खुली रहे। उसके अलावा बाकी खिड़कियां हमें बंद कर देनी चाहिए, जिससे कि हम अपने जानवरों को, पशुओं को सर्द हवाओं से बचा सकें। उसके अलावा दूसरा होता है उनका फ्लोर, जो फर्श होता है, फर्श में किसी प्रकार का गीलापन ना रहे, जिससे कि बीमारियां फैलती हैं। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि सर्दियों में इजीली फ्लोर सूखता नहीं है, फर्श सूखता नहीं है, तो फर्श किसी भी तरह से गीला ना रहे। जानवरों के बीच में सफिशिएंट स्पेस हो, प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। हमें एकदम भीड़ इकट्ठा नहीं कर देना चाहिए शेड के अंदर। अगर हम आहार प्रबंधन की बात करें तो समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हमारा आहार भी चेंज होता है, वैसे ही जानवरों का भी है। जैसे हम सर्दियों में तापमान बाहर का काफ़ी कम होता है, तो जानवरों को अपना शारीरिक तापमान मेंटेन करने के लिए काफ़ी ऊर्जा लगती है, तो उसी हिसाब से हम उनका आहार भी चेंज करते हैं। जैसे कि हम दाना की बात करें तो हमें सामान्य तौर के मुकाबले 1 केजी दाना बढ़ा देना चाहिए सर्दियाँ जब आ जाती हैं तो। उसके अलावा हम देखें उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो हमें बीमारियों से बचाना है, जैसे मक्खी मच्छर वगैरह अगर होते हैं तो हम नीम का धुआं कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखें कि गीला अगर रहता है तो काफ़ी उनको डिसीज़ेस स्टार्ट हो जाती हैं, हम उसकी सफाई नहीं कर पाते हैं, सर्दियों में नहलाना नहीं हो पाता है, तो उसे हमें देखना है कि ज़्यादा वहाँ पे गंदगी इकट्ठा ना हो। हम सूखे कपड़े से या सूखे उससे रह के जितनी सफाई मेंटेन कर सकें वो मेंटेन करें। उनका जो मैट है उस पर भी प्रॉपर हम फ्लोरिंग कर दें। अगर हमारे पास रबर मैट्स नहीं है तो अपनी पराली वगैरह होती है, जिससे कि उनको दिक्कत ना जाए सर्दियों में। तो इस तरह से हमें उन्हें शीत हवाओं से बचाना अति आवश्यक है। बहुत अच्छी जानकारी दी मैम ने। अगर हम इन जानकारियों को अपनाएंगे तो शीत ऋतु में भी हम अपने पशुओं की सही और उचित देखभाल कर पाएंगे। इसी के साथ मैडम हमारा अगला प्रश्न है कि पशुओं को बीमारियों से कैसे बचाया जाए और उन्हें उनका टीकाकरण कब कब कराना चाहिए? जी, अगर पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हमें दूध उत्पादन अच्छे से मिल पाएगा। तो उसके लिए हमें उसके स्वास्थ्य की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, जिसमें कि प्रमुख बिंदु जिस पे हमारे किसान भाई लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, उनके पेट के कीड़े जो हो जाते हैं, डिवॉर्मिंग, वो हमें नियमित रूप से करना चाहिए। अगर हम बच्चों की बात करें तो हमें पहली जो डिवॉर्मिंग होता है 10 से 15 दिन के अंदर कर देना चाहिए। दूसरा डोज उसका हमें देना है 45 दिन के अंदर और तीसरा 75 दिन के अंदर। और बड़े पशुओं में बात करें तो हमें नियमित रूप से हर 3 महीने के अंदर पेट के कीड़ों की दवाई जानवरों को देना चाहिए, क्योंकि अगर पेट में कीड़े रहेंगे तो जो आप पोषक आहार जो पशु को मिलने चाहिए आहार के थ्रू, वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो उत्पादन में भी कमी आ जाती है। उत्पादन आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है, अच्छा उत्पादन चाहिए जानवर से, तो अच्छा स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। उसका दूसरी बात डिवॉर्मिंग के बाद आता है टीकाकरण। जैसे कि आजकल बदलते मौसम के साथ बीमारियां काफ़ी फैल रही हैं। अभी हमारा लंपी का केस आया था, तो काफ़ी जानवरों की मृत्यु हुई उसमें, तो उनसे हमें बचाना है। तो उसके लिए हमें टीकाकरण रेगुलरली नियमित रूप से कराना है। अगर हम बात करें बच्चों की तो एक ब्रूसेला नाम की बीमारी होती है, स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स, तो उसका टीकाकरण हमें 6 महीने के अंतराल में पहले ही करवा देना है। जब 6 महीने का हमारी बच्चियाँ हो जाती है तो पूरे हर्ड में उसका टीका करा दिया जाए ब्रूसेला का। उसके बाद कुछ बीमारियां हैं जैसे कि FMD, जिसे हम खुरपका मुंहपका के नाम से जानते हैं, तो उसका हमें रेगुलर हर साल में वैक्सीनेशन कराना है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे मौसम के बदलते आती हैं, जैसे कि गलघोटू नामक बीमारी जो हमारे बारिश के मौसम में आती है। तो जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है उसके पहले हम उसका टीकाकरण अपने सभी जानवरों को कराएं। ब्लैक क्वार्टर जो भी बारिश के मौसम में आती है उसका भी टीकाकरण उतना ही अति आवश्यक है। तो हम इन कुछ बिंदुओं का ध्यान रखें तो हम उनके स्वास्थ्य अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में दूध उत्पादन हो सकता है। इन जानकारियों को अगर हम अपनाएंगे तो हम अपने पशुओं को तरह तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। इसी के साथ मैडम हमारा अगला प्रश्न है कि पशुओं में अक्सर देखा जाता है कि गर्भपात की अक्सर समस्या देखी जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? इसके काफ़ी, जैसे कि मैंने बताया कि पशुपालन में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो पशु आहार का होता है। हमारे किसान भाई बहन जो होते हैं वो मिनरल मिक्सचर वगैरह कुछ ऐसे जो तत्व होते हैं वो नहीं देते हैं खाने में। तो अगर हमें जानवरों को अच्छी सेहत मेंटेन करनी है तो उसका पशु आहार अच्छे से देना है जानवरों को।
तो अगर हम जानवरों को सही बैलेंस्ड राशन, जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं, सही मात्रा में सही समय पे देना उतना ही आवश्यक हो जाता है। तो अगर हम हरे चारे के साथ साथ भरपूर मात्रा में सूखा चारा प्लस दाना, उसमें सही मात्रा में, जैसे कि गाय की बात करें जो दूध देती है, उसमें 50 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से अगर मिनरल मिक्सचर दें तो हमारी गाय नियमित रूप से हीट में भी आएगी, मतलब गर्मी में आएगी, और हम उसकी फिर रेगुलर एआई कराएंगे तो गर्भपात जैसी समस्याएं, रिपीट ब्रीडिंग जैसी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। मैडम, जैसे आपने बोला गर्मी, तो गर्मी पशुओं में गर्मी आने के क्या लक्षण होते हैं? जी, जैसे कि मैंने बताया कि हमें नियमित रूप से जब पशु गर्मी में आता है, हम उसका कृति गर्भधान कराना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पशु गर्मी में आया कब। अगर हम उसकी ठीक से निगरानी रखेंगे तो हम पता लगा पाएंगे कि पशु गर्मी में है और हम अपना एआई मतलब कि कृति गर्भधान कराएं। तो गर्मी में जब पशु आता है तो वो कुछ लक्षण शो करता है, जैसे कि पशु का चिल्लाना, रैंगना जिसे अपन बोलते हैं, और दूसरा लक्षण होता है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, लाइक हर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद पेशाब करना, अपनी पूंछ को जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है उसे हटा के साइड पे रख लेना, पूंछ का उठाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो माना जाता है गर्मी का लक्षण वो होता है एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर चढ़ता है, जैसे अपन स्टैंडिंग हीट भी बोलते हैं। तो अगर ऐसे कुछ लक्षण जानवर दिखा रहा है तो मानिए कि आपका पशु गर्मी में है और इसका आप एक कृति गर्भधान कराइए, जिससे कि आप हर साल एक बछड़ा बछड़ी अपने पशुओं से पा पाएँ और पशुपालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना पाएँ। इसी के साथ मैडम अगला प्रश्न हमारा ये है कि क्या पशुपालन में अच्छी आमदनी के लिए हमें किस किस्म की जो है वो पशुओं का चुनाव करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पशुपालन की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है सही नस्ल का चुनाव। अगर हम सही नस्ल का चुनाव करें तो हम अच्छी मात्रा में उसे, अगर हम जिस पर्पस से करना चाहते हैं तो उसको हम एक लाभदायक रूप से देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें दुग्ध उत्पादन के लिए जानवर चाहिए तो हमारे पास अगर हम गायों की बात करें तो 50 तरह की नस्ल हमारे देश में है। तो हमें दुग्ध के लिए चाहिए तो गिर है हमारे पास देसी गायों में, साहिवाल है, थारपाकर है, जो अपने दूध उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। वहीं अगर हम किसानी के मतलब खेती के पर्पस से यूज़ करना चाहते हैं एनिमल्स को तो उसके लिए हरियाणा है, कांकरेज है, ये कुछ जानवर हैं जो अलग अलग प्रयोग से यूज़ किए जाते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है आप किस प्रयोग में जानवरों को लाना चाहते हैं। तो हम अपनी देसी गायों को अपनाएं जिसमें कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी अच्छी होती है और उनमें कम इनपुट के साथ हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। जी मैम ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है और हमारे किसान भाई जो कि पशुपालक भी हैं, अगर इन पशुओं को पालते समय ये सारी जानकारियाँ उन्हें जानकारी होगी तो वो अपने पशुओं को अच्छे से पालेंगे और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।